तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन को लेके आया हूँ। आज फर्स्ट लेसन हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्लास 10 के केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, क्लास 10 के रसायन शास्त्र के फर्स्ट लेसन यानी पहला पार्ट हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए आज हम कुछ रसायन विज्ञान के बेसिक तथ्य को पहले जान लेते हैं। रसायन विज्ञान के कुछ बेसिक तथ्य को पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान है क्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान है क्या, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, संगठन का मतलब होता है, संगठन मतलब जुड़ाव या योग, संरचना यानी बनावट, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में विज्ञान अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का मतलब बदलाव, परिवर्तनों का मतलब उसमें हुए बदलाव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम इस चीज को करते हैं। इसका शाब्दिक विन्यास रस प्लस आयन है। इसका शाब्दिक विन्यास जो है रसायन विज्ञान का वह रस प्लस आयन है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रस। रस का मतलब पदार्थ, रस का मतलब पदार्थ। पदार्थों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। पदार्थों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पदार्थों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर, रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। इसमें अब हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रसायन विज्ञान हम लोग जान लिए, रसायन विज्ञान के जनक को जान लिए। अब रसायन विज्ञान में सबसे पहले पदार्थ को हम लोग जानेंगे। तो वह प्रत्येक वस्तु पदार्थ कहलाती है। वह प्रत्येक वस्तु पदार्थ कहलाती है जो स्थान घेरती है। क्या करता है? स्थान घेरती है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु, जैसे पेन, यह पेन है, मार्कर पेन है, तो यह क्या करेगा? स्थान घेरेगा। स्थान घेरेगा कहने का मतलब कहीं रखेंगे तो कुछ जगह लेगा, कहीं रखेंगे तो क्या करेगा? कुछ जगह लेगा। स्थान घेरती है। जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कहने का मतलब भार। मार्कर जो पेन है, ये मार्कर पेन कहीं भी रखेंगे तो कुछ स्थान घेरेगी, और इसका द्रव्यमान यानी कुछ भार होगा, इसका वजन होगा, और जिसे हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। जिसको हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों से क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। यानी कि पदार्थ उसे हम लोग कहेंगे जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, यानी जो पदार्थ है हमारा वो तीन अवस्थाओं में पाई जाती है। पहला है ठोस, सॉलिड, दूसरा है द्रव लिक्विड, और तीसरा है गैस। उसके बाद हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसको तत्व कहते हैं। परिवर्तन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिवर्तन यानी बदलाव। परिवर्तन का मतलब बदलाव होता है। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होते हैं और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन, तो पदार्थ में होने वाली वह परिवर्तन, यानी कोई भी पदार्थ में होने वाली वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी भौतिक अवस्था में बदलाव होता है, तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रूप, रंग, आकार, परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के भौतिक अवस्था में
उसके रूप, उसके रंग, उसके आकार, उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे पानी का जमना, पानी से हम लोग बर्फ बनाते हैं, पानी से बर्फ बनता है, पानी से बर्फ बनता है, और बर्फ से वापस हम लोग जल बना सकते हैं, यानी बर्फ से वापस हम लोग पानी बना सकते हैं, यानी पानी से जल बनेगा, और पानी से ये जल से बर्फ बनेगा और बर्फ से जल बनेगा। उसके बाद मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो मोम पिघलता है, मोम पिघलता है तो पिघल करके फिर वापस क्या बनता है, मोम ही बन जाता है। चावल का पकना, चावल का पकना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे चावल पकता है तो चावल पकता है तो भात बन जाता है, और भात को वापस सुखा दे तो चावल बन जाता है। तो चावल का पकना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे एक फल यानी एक सेब को लेते हैं, एक सेब को लेते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। जैसे मान लीजिए सेब है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट दिए, यह भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। वापस इस टुकड़ों को हम क्या कर सकते हैं, वापस इस टुकड़ों को हम जोड़ सकते हैं, वापस इस टुकड़ों को हम जोड़ सकते हैं। जैसे कागज का फाड़ना, अगर फटा हुआ कागज है उसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं, नहीं साट सकते हैं। कैसा परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है, यानी भौतिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ वापस अपने मूल अवस्था में आ सकता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ वापस अपने मूल अवस्था में आ सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में। हाँ तो विद्यार्थी, रासायनिक परिवर्तन क्या है उसके बारे में जानेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाली वह परिवर्तन, यानी पदार्थ में होने वाला वह बदलाव जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ से, यानी जो पहले का पदार्थ है, जैसे नया पदार्थ बनेगा तो पहले के पदार्थ से ही कोई नया पदार्थ बनेगा, तो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। पूर्ण रूप से भिन्न कहने का मतलब, पूर्णतः भिन्न कहने का मतलब पूर्ण रूप से अलग होता है। पूर्णतः भिन्न कहने का मतलब पूर्ण रूप से अलग होता है, यानी पहले वाले पदार्थ से जो नए पदार्थ बनते हैं वो दोनों का गुण पूर्णतः भिन्न होते हैं, यानी बिल्कुल अलग होते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, वह क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, घर में लोहे का रड देखे होंगे या लोहे की कोई वस्तु होगी उस पर जंग लगते हुए आपने देखा होगा, तो लोहे पर जंग का लगना जो परिवर्तन है वह रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद अगरबत्ती का जलना, घर में अगर आपके घर में पूजा होता होगा तो उसमें अगरबत्ती जलती होगी, तो अगरबत्ती अगर जलता है तो अगरबत्ती का जलना जो है वह क्या है, अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन पकाना यानी खाना बनाना, कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। कोयले और लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, तो कह रहा है पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। पदार्थ में होने वाले, जैसे लोहा है, लोहा में जंग लगा, लोहा में जब जंग लगता है तो जंग जो होता है वह नया पदार्थ होता है। जंग नया पदार्थ हुआ, उसका गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होगा। जैसे अगरबत्ती का जलना तो अगरबत्ती देखे होंगे आप लोग, जब वो जलता है तो राख बनता है। अगरबत्ती जब जल जाता है तो राख बनता है, तो अगरबत्ती और राख में डिफरेंस है कि नहीं है, अंतर है, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। भोजन पकाना, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं खाना में, जैसे सब्जी बनाते हैं, सब्जी पकाते हैं हम लोग, सब्जी पका लिए, अब वापस उसको सब्जी, जैसे बैगन आलू गोभी का सब्जी बनाए, उसमें मसाले मिर्च नमक फलन जो भी है पड़ा, उसका सब्जी बनता है तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, उसका गुण बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। कोयले और लकड़ी का जलना, कोयला को जलाइए, कोयला लकड़ी के जलाने से उसके बाद राख बनता है, तो क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। यानी कोयला और लकड़ी को जलाने से राख बनता है, तो राख क्या होता है, कोयला लकड़ी के जैसा ही होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। इसको हम वापस
पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जो भी पदार्थ है उसको हम लोग वापस पहले की अवस्था में नहीं ला सकते हैं, उसको हम लोग वापस पहले की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में मूल अवस्था में ला सकते थे, लेकिन इसमें मूल अवस्था में वापस रासायनिक परिवर्तन में किसी पदार्थ को नहीं लाया जा सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यह मूल पदार्थ है, यह एक पदार्थ है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है। इसमें जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण हो जाता है, दो अलग अलग पदार्थ का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अभिकारक। अभिकारक क्या है? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नए पदार्थ बनाते हैं, क्या करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, वह अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह अभिकारक कहलाते हैं। उसके बाद प्रतिफल। प्रतिफल किसको कहेंगे? तो प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको प्रतिफल कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, H2 यानी हाइड्रोजन और Cl2 मतलब क्लोरीन। H2 यानी हाइड्रोजन और Cl2 यानी क्लोरीन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो 2HCl बनता है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वह अभिकारक है। वह क्या है? अभिकारक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गया? अभिकारक हो गया। हाइड्रोजन क्लोरीन अभिकारक कैसे हुए? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहे हैं तो अभिकारक हैं। और प्रतिफल किसको कहते हैं? तो प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन को हम लोग प्रतिफल बोलेंगे, उसको हम लोग प्रतिफल बोलेंगे। यही है अभिकारक और प्रतिफल। उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं के जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका अध्ययन करेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के बाद गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद गैस की उत्पत्ति होती है, उपक्षेप का गठन होता है, तापमान में बदलाव होता है। क्या होता है? तापमान में बदलाव होता है। तापमान में मतलब जैसे हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो उसका तापमान ज़्यादा होता है, और लकड़ी जल जाने के बाद जब राख बदलता है तो उसका तापमान कम होता है, निम्न होता है। रंग में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, और उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, अब रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में जानेंगे। रासायनिक समीकरण क्या है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर का नाम है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पादों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से संक्षेप में प्रदर्शित करती है। संक्षेप में प्रदर्शित करने का मतलब छोटे रूप में प्रदर्शित करती है, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो रासायनिक समीकरण वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक तथा उत्पादों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से संक्षेप में प्रदर्शित करती है, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग जान गए। अब रासायनिक समीकरण बनाने के कुछ नियम होते होंगे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हाँ तो विद्यार्थी, रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। कह रहा है कुछ नियम है इसके, रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं। कह रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को
उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2O और H2O, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलने से जल बनता है। मान के चलिए इसको उदाहरण में लेते हैं। तो ये जो अभिकारक है इसको पदों के बाईं ओर लिखा जाता है। इसको पदों के बाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि अभिकारक के सूत्रों के बीच धन यानी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक के सूत्रों के बीच, यह अभिकारक है, इसके सूत्रों के बीच धन यानी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। अभिक्रिया या उत्पादों को उसके प्रतीकों या अणुओं के पदों यानी समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। यानी जो उत्पाद भाग लेते हैं समीकरण में, उसके बाद जो पद बनते हैं, यानी उसके बाद जो पद बनते हैं उनको समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। ये समीकरण के दाईं ओर है। उसके बाद कह रहा है कि अभिकारक और उत्पादों के बीच, यानी ये अभिकारक है और यह उत्पाद है। अभिकारक और उत्पादों के बीच यह उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पादों के बीच क्या होता है, एरो का चिन्ह होता है, यानी धन का एरो का चिन्ह दिया जाता है, यानी तीर के निशान दी जाती है। उसके बाद कह रहा है कि यह अभिकारक के प्रगति को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है A+B, एरो का चिन्ह C+D। कह रहा है कि जहाँ A तथा B अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, और C तथा D क्या है, उत्पाद है, और तीर जो है अभिक्रिया के C तथा D के निर्माण की ओर अग्रसित है। उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है। समान होती है। देखिए जैसे में H2 और O यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से जल का निर्माण हो रहा है, यानी H2 और प्लस O को मिलने से क्या होता है, H2O बनता है। इसमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इस तरफ यानी बाईं तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है, और दाईं तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1 है। तो कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों और परमाणुओं की संख्या, यानी दाईं ओर भी और बाईं ओर भी दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। देखिए जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है बाईं ओर, तो दाईं ओर भी हाइड्रोजन 2 है, और बाईं ओर ऑक्सीजन 1 है, तो दाईं ओर भी ऑक्सीजन 1 है। ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। आगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हाँ तो विद्यार्थी, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे समीकरण के बाईं ओर Mg की परमाणु संख्या 1 इधर भी है, इधर भी 1 है, और यहाँ O2 यानी ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, यानी कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, समान नहीं है। इस साइड बाईं ओर ऑक्सीजन 2 है और दाईं ओर ऑक्सीजन 1 है। बाईं ओर ऑक्सीजन 2 है तो दाईं ओर ऑक्सीजन 1 है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक और उदाहरण, जैसे H2 और प्लस O2, H2 प्लस O2 है, तो इधर हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 है, इधर तो हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 है। बाईं ओर हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 है, दाईं ओर भी हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन बाईं ओर ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 2 है, तो दाईं ओर
ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 1 है। दाईं ओर ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 1 है, लेकिन बाईं ओर ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 2 है। तो क्या है, ऐसे समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं फिर हम आपसे। तब तक के लिए